जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना आखिर क्यों हुई, इसके क्या उद्देश्य थे, इस संगठन का स्वरूप क्या था और सबसे ज़रूरी बात, इस संगठन के यानी कि इस संघ की असफलता के क्या कारण रहे। तो होता क्या है कि प्रथम महायुद्ध के, जो कि प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जाता है, जो 1914 से 1919 तक चला, उसके भयानक परिणामों को देखकर सारी दुनिया कांप उठी। वे चाहते थे कि भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा ना हो, तो उसे रोकने के लिए उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जो राष्ट्र संघ कहलाई। इसके द्वारा वे चाहते थे कि विश्व में शांति बनी रहे। इसका उद्देश्य यही था कि शांति स्थापित करना, सभी राष्ट्रों में आपसी तालमेल बिठाना और भविष्य में ऐसा भयानक युद्ध दोबारा ना हो। इसलिए विजयी राष्ट्र जो थे, जो प्रथम विश्व युद्ध के विजयी राष्ट्र थे, उन्होंने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो शांति स्थापित करने में विश्व में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला था। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्रीय सिद्धांत पेश किए, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी राष्ट्रों को शांतिपूर्वक रहना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए और किस प्रकार से एक दूसरे की प्रभुसत्ता और अखंडता को अपनाना चाहिए, निशस्त्रीकरण पर जोर देना चाहिए और ऐसे बहुत सारे 14 सिद्धांत थे जिन पर उन्होंने बल दिया। और अंततः वर्साय की संधि द्वारा, जो प्रथम विश्व युद्ध के अंत भी मानी जाती है, तो वर्साय की संधि द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया, राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, जिसमें विल्सन द्वारा प्रतिपादित 14 सूत्रीय सिद्धांतों को ही इसका संविधान रूप माना गया। इसके संविधान का निर्माण करने के लिए 19 प्रतिनिधियों की एक बैठक बनाई गई, जिसका अध्यक्ष विल्सन था। और अंत में कुछ छोटे मोटे संशोधन द्वारा अप्रैल 1919 को इसे मित्र राष्ट्रों ने स्वीकार कर दिया, यानी कि जो विजयी राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों ने। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इस संविधान को बनाने में सबसे अहम भूमिका अदा की और अंततः विल्सन को ही राष्ट्र संघ का धर्मपिता भी कहा जाता है। अब हम राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित हो सके। और इस शांति और सुरक्षा द्वारा युद्धों को रोकना और शांति की स्थापना करना ही इसका कार्य था। राष्ट्र संघ के संविधान में 26 धाराएं थी, एक भूमिका थी और 4000 शब्द थे। तो 26 धाराओं में से जो 10वीं धारा थी, वह कहती थी कि राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अन्य सदस्यों की क्षेत्रीय अखंडता और वर्तमान राजनीतिक स्थिति का सम्मान करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि बाहरी आक्रमण की अवस्था में वे दूसरे व्यक्ति की रक्षा करेंगे, दूसरे राष्ट्रों को सहयोग देंगे कि आप पर अगर कोई आक्रमण करता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। राष्ट्र संघ के संविधान में 12वीं धारा यह कहती थी कि अगर इसके अधीन रह रहे राष्ट्रों में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका हल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जो कि परिषद और काउंसिल द्वारा स्वचालित होती है। राष्ट्र संघ के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये जोड़ी गई थी कि जो राष्ट्र युद्ध आरंभ करेगा, उस राष्ट्र के साथ सभी प्रकार के संबंध समाप्त कर दिए जाएंगे, यानी कि राजनीतिक संबंध भी उससे तोड़ लिए जाएंगे, व्यापारिक गतिविधियां भी रोक दी जाएंगी और उसकी आर्थिक सहायता की जाती है जो, उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। और जो राष्ट्र युद्ध आरंभ करेगा, उसे सभी राष्ट्रों का दुश्मन माना जाएगा और सभी राष्ट्र मिलकर उस राष्ट्र पर जो युद्ध आरंभ कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस कार्यवाही में सदस्य राज्य जो हैं वह अपनी थल सेना, नौसेना और वायु सेना का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे राष्ट्र संघ का स्वरूप कैसा था। तो इसमें सबसे पहले आ जाती है सदस्यता, कौन कौन से देश इसके सदस्य हो सकते हैं। तो इसके संविधान के निर्माण के समय जिन 16 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे, वे 16 राज्य यानी कि 16 राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हम राष्ट्रों को राज्य के नाम से संबोधित करते हैं। तो 16 राज्य जो थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे और वे सर्वप्रथम इसके सदस्य बन गए थे। तो ये तो हो गए वह सदस्य जो कि संविधान के निर्माण के समय हस्ताक्षर करके इसके सदस्य बन गए थे राष्ट्र संघ के। लेकिन इसके बाद संविधान के पास होने के 2 महीने के पश्चात जिन राष्ट्रों ने इसे स्वीकार कर लिया, वो भी इसके सदस्य कहलाए। और अंतिम में अगर कोई
लेट लतीफ़ जैसे कहते हैं हम लोग, कि अगर कोई बहुत देर बाद इसमें जुड़ने का प्रयास करता है तो उसे क्या करना होगा, असेंबली जो राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी बॉडी थी, तो असेंबली की 2/3 सदस्य संख्या उसके बहुमत में होनी चाहिए कि हाँ, हम इस राष्ट्र को अपने साथ मिलाने के लिए तैयार हैं, यानी कि इसे सदस्यता देने के लिए तैयार हैं। तो आरंभ में इसकी सदस्य संख्या 43 थी, 43, और सन 1935 तक आते आते इसके सदस्यों की संख्या 62 हो गई। लेकिन अप्रैल 1946 तक पहुंचते पहुंचते इसकी सदस्य संख्या फिर से 43 हो गई थी। अब इसमें क्या हो रहा था ना, कई राष्ट्र जुड़ रहे थे, कई उससे पीछा छुड़ा रहे थे। तो इसी प्रकार होता है कि अमेरिका कभी भी, सबसे पहली बात तो अमेरिका ने इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग दिया, राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने, और अमेरिका में कभी भी इसका सदस्य नहीं बना क्योंकि अमेरिका की जनता ने इसका विरोध किया था। वे चाहते थे कि अमेरिका जो है वो अपने अधीन ही अपना विकास करे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ देखेंगे, अब जर्मनी जो है ना वो 1926 में इसका सदस्य बनता है, किंतु 1933 में हिटलर की सत्ता आ जाती है और हिटलर के प्रभाव में ये जर्मनी अपनी सदस्यता का परित्याग कर देता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ रूस आ जाता है, इसी साल रूस इसका सदस्य बन जाता है, किंतु वे अपने साम्राज्यवादी भावनाओं को रोक नहीं पाता है और फिनलैंड पर आक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से ये एक आक्रामक देश कहलाया और 1940 में काउंसिल ने इसे संघ से बर्खास्त कर दिया। तो ये थी कि राष्ट्र संघ की सदस्यता कैसे ली जा सकती है। अब हम देखेंगे कि लीग ऑफ नेशंस के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इसके कौन कौन से अंग हैं राष्ट्र संघ के, वो हम जानेंगे। यानी कि ये लीग ऑफ नेशंस जो बॉडी है, इसको कौन चला रहा है, इसमें कौन कौन से विभाग हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास असेंबली। ये राष्ट्र संघ की, लीग ऑफ नेशंस की सबसे बड़ी संस्था कहलाई जाती है, मतलब इसी के अधीन ये सारा का सारा सिस्टम चलता है। सुप्रीम का पावर भी कह सकते हैं आप इसे व्यवस्थापिका के नाम से भी जाना जाता है राष्ट्र संघ की और विश्व की भी। इसमें क्या होता था कि सब सदस्य राज्य जो थे इसमें अपने प्रतिनिधि भेजते थे। एक देश इसमें अधिक से अधिक 3 प्रतिनिधि भेज सकता था, परंतु मत देने का अधिकार जो है, मतदान देने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति को होता था। इसके सदस्य अपने अपने देश के अधेड़े यानी कि बुजुर्गों को कूटनीतिज्ञ बना के भेजते थे और इसकी बैठक जो है वो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जेनेवा में हुआ करती थी। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें तुरंत बैठक के लिए भी बुलाया जा सकता था। राष्ट्र संघ में जो असेंबली है, इसकी सर्वप्रथम बैठक जो हुई थी वो 15 नवंबर 1920 को हुई थी और इसकी अंतिम बैठक 6 अप्रैल 1946 को हुई थी। और 1946 के बाद से इसने अपने जितनी भी कार्यकारिणी शक्तियां हैं वह सारी की सारी यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को दे दी थी, जो जिसे आज हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। अब हम असेंबली के कार्यों को जान लेते हैं। तो असेंबली का कार्य था विश्व शांति को बनाए रखना। असेंबली क्या करती थी, असेंबली से नीचे जो एक संस्था थी ना, इससे सेकंड नंबर पर काउंसिल, यानी कि काउंसिल की इस अस्थायी सदस्यता की भी नियुक्ति यही करता था। अपने 2/3 बहुमत से नए राज्यों की सदस्यता को स्वीकार करना भी असेंबली का कार्य था। और असेंबली क्या करती थी, काउंसिल के साथ मिलकर विश्व न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करती थी और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संशोधन के लिए नए नए विचार विमर्श करना भी इसी का कार्य था। दूसरे स्थान पर आती है राष्ट्र संघ की परिषद यानी कि काउंसिल। इसके पास असेंबली के मुकाबले थोड़ी कम शक्तियां थी। इसके सदस्यों की संख्या 5 थी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान को स्वीकार किया गया था, किंतु अमेरिका इसका सदस्य नहीं बनता है, वह इसे स्वीकार नहीं करता। और अंततः क्या होता है कि इसकी स्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो केवल 4 रह जाती है। इसमें कुछ सदस्य अस्थायी होते थे। प्रारंभ में अस्थायी सदस्यों की संख्या 4 थी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर 11 हो जाती है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष तक का होता है, परंतु इसमें प्रतिवर्ष 1/3 सदस्यों को अवकाश ग्रहण करना पड़ता था। और आगे चलते चलते इसके हालात इतने बुरे हो गए कि सन 1929 तक पहुंचते पहुंचते केवल ब्रिटेन और फ्रांस ही इस काउंसिल के सदस्य रह गए।
अब इसके कार्यों को जान लेते हैं। तो इसके कार्यों में शस्त्रीकरण को कम करना और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति बनाए रखने को निश्चित किया गया था। राष्ट्रसंघ कई प्रकार के निर्णय लेता था और भविष्य में उसके बनाए हुए निर्णयों का उल्लंघन करने वाले राष्ट्र को ये काउंसिल जो है वो राष्ट्रसंघ से उसे पृथक कर सकती थी। ये अल्पसंख्यकों के हितों का भी ख्याल रखती थी। और अगर किसी दो राष्ट्रों में या दो से अधिक राष्ट्रों में झगड़ा हो रहा है तो उसके झगड़ों को अपनी सिफारिश के साथ ये असेंबली में भी भेजती थी। राष्ट्रसंघ का तीसरा अंग था सचिवालय, सेक्रेटेरियल। अब ये जो थी ना, ये एक स्थायी सिविल सर्विस का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। यानी कि ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट है जहां पर दो अलग अलग राष्ट्रों के आपसी विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता था। सचिवालय का जो ऑफिस है वह भी स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में ही स्थित है। सचिवालय का एक अध्यक्ष और एक महामंत्री होता था। इनकी नियुक्ति जो है वो काउंसिल और असेंबली दोनों मिलकर करते थे। इसमें 50 राष्ट्रों के व्यक्ति कार्य करते थे जिनकी संख्या 750 थी और इसके स्टाफ को आगे 11 भागों में बांटा हुआ था। सचिवालय का कार्य चलाने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को एक निश्चित रकम भी दी जाती थी। इसके कार्यों की बात की जाए तो असेंबली और काउंसिल के विचारार्थ प्रश्नों की सूची तैयार करता था ये, और बैठकों की कार्यवाही को भी लिखित रूप में प्रस्तुत करता था। साथ ही साथ राष्ट्र संघ के सदस्य राजाओं द्वारा होने वाली जो संधियां थी उनको प्रकाशित करता था। यानी कि अगर किसी राष्ट्र के बीच में झगड़ा हो रहा है तो उनमें जो वार्ता करके संधि की गई है, उनके अंदर तालमेल बिठाया गया है, तो उसका प्रकाशन करना भी सचिवालय का कार्य था। और सचिवालय ने अपने कार्यकाल में लगभग 5000 से भी ज़्यादा संधियों का प्रकाशन किया जिनकी मूल भाषा इंग्लिश और फ्रेंच रही। राष्ट्र संघ का चौथा अंग था अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय। अब इसकी स्थापना जो है वो 20 दिसंबर 1920 को ही हो गई थी। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 11 थी, परंतु कुछ समय के बाद इसे 11 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया। इसके न्यायाधीशों की कार्यावधि 9 वर्ष थी और इसका मुख्य कार्य क्या था? विभिन्न राष्ट्रों के झगड़ों को कानूनों द्वारा निपटाना। न्यायालय के दो प्रकार थे, ऐच्छिक और आवश्यक। ऐच्छिक में क्या होता है कि जब दो राष्ट्र अपना झगड़ा न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करते थे तो वह अधिकार ऐच्छिक कहलाता था। और आवश्यक में कुछ सदस्य राष्ट्रों ने क्या किया था कि राष्ट्र संघ के सदस्य होते समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें उन्होंने राष्ट्र संघ को ये अधिकार दिया था कि इनका जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा होगा ना, उसे केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही सुलझाया जाएगा। पांचवा अंग था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब होता क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व भर में, मतलब इसके सदस्य संख्या तो है, सदस्य तो इसमें शामिल हो ही सकते हैं। अगर इसका कोई सदस्य नहीं है तो वो अलग से केवल इस विभाग में शामिल हो सकता है। ये लोग क्या करेंगे कि जितने भी मजदूर हैं उन्हें अधिकार दिया जाएगा कि वह मजदूर संघ बना सकें और साथ ही साथ मजदूरों को ऐसा वातावरण प्रदान करना जिसमें वे कार्य कर सकें, चाहे वे फिर वो बच्चे हों, चाहे उसमें महिलाएं क्यों ना हों। इसका जो कार्यालय था वो जनेवा में स्थित था। जर्मनी और ब्राज़ील राष्ट्र संघ के सदस्य बनने से पहले ही इसके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्य बन चुके थे। और यहाँ तक कि अमेरिका की बात कर ली जाए तो अमेरिका ने तो इसकी सदस्यता अपनाई ही नहीं थी, किंतु फिर भी 1934 में ये राष्ट्र संघ के सदस्यों में शामिल हो जाता है, इस वाले अंग में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वाले अंग में। राष्ट्र संघ का अंतिम अंग था तकनीकी संगठन, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। अब राष्ट्र संघ के अंतर्गत अनेक तरह के तकनीकी संगठन भी शामिल थे। इन संगठनों में अपनी अपनी समितियां थी और समय समय पर ये अपनी बैठकें करते रहते थे। और अब तक हमने जितने भी ऊपर विभाग पढ़े, इन सभी विभागों के अतिरिक्त और भी कई अन्य विभाग भी शामिल थे। इनमें जैसे कि था एक आर्थिक और वित्तीय संगठन जो कि अर्थव्यवस्था और वित्त से संबंधित था, किसको ऋण देना है और किनको ज़रूरत है असल में। दूसरे नंबर पर यातायात संगठन जो यातायात से संबंधित निर्णयों पर विचार विमर्श करता था। तीसरा था शासनादेश आयोग और चौथा था बौद्धिक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान। तो इस प्रकार के और भी कई सारे छोटे छोटे विभाग इसमें शामिल थे।
तो अब तक हमने इसके अंग को जाना, इसके स्वरूप को जाना और इसके छोटे मोटे उद्देश्यों को देखा। राष्ट्रसंघ के स्थापना के क्या कारण थे और राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे, इन्हें हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।